हेलो स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस वीडियो व्हाट वी हैव डन, हमने स्टडी किया था इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडी m1 एंड m2 इन वन डायमेंशन। कि दो बॉडीज हैं m1 और m2, दोनों कोलाइड करती हैं और कोलिजन के बाद उनकी कुछ वेलोसिटी हो जाती है v1 और v2। तो v1 और v2 के हमने डेरिवेशन किए थे और उसमें हमने कुछ केस स्टडी किए थे कि अगर दोनों बॉडी के मासेस सेम हो, नंबर 2 हैवी बॉडी लाइट बॉडी को कोलाइड करे, नंबर 3 लाइट बॉडी हैवी बॉडी को कोलाइड करे। तो ये कुछ केसेस हमने डिस्कस किए थे। ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक कोलिजन इन फिजिक्स साइंस। एक चीज होती है न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसी जगह है जहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं और कैसे एक फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को कोलाइड कराते हैं मॉड्यूलेटर से। मॉड्यूलेटर पर यार बच्चों क्या होते हैं कि फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स आते हैं और वे मॉड्यूलेटर से क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं और अपनी कुछ एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को लॉस कर देते हैं। और वो काइनेटिक एनर्जी किसके पास चली जाती है? मॉड्यूलेटर के पास चली जाती है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है कि जो न्यूट्रॉन होते हैं वो काफी फास्ट मूविंग होते हैं, उनको रोकना होता है, उनको स्लो डाउन करना होता है। इसलिए हम कुछ दूसरे एलिमेंट यूज करते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेटर। ठीक है, तो अब ये मॉड्यूलेटर कुछ भी हो सकते हैं, जैसे हैवी वाटर हो सकता है, ग्रेफाइट हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर जो है, अगर आपसे पूछा जाए कुछ बेसिक सी बातें आपको पता होनी चाहिए कि सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है। तो द प्लेस वेयर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैवन बाय हेल्पिंग ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। और न्यूक्लियर रिएक्शन कौन सी? न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन आपने पढ़ा होगा, आपको नॉलेज होगी कि जैसे फॉर एग्जांपल न्यूट्रॉन, फास्ट मूविंग जो होते हैं न्यूट्रॉन्स, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को हम यूरेनियम 235 से क्या करते हैं? कोलाइड कराते हैं और एज अ रिजल्ट हमें दोबारा से फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। ठीक है, बेरियम मिलता है, क्रिप्टन मिलता है, ठीक है ना। तो एज अ रिजल्टेंट, और फिर तो इसमें क्या होता है कि वे जो हमें फास्ट मूविंग, जब तक हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो ये प्रोसेस होता रहता है, लेकिन जब हमें प्रोडक्शन बंद करना होता है तो ये जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है इनको हमें स्लो डाउन करना होता है। अब कैसे उनको हम स्लो डाउन करें? तो दैट इज द प्रोसेस कि हम उनको न्यूट्रॉन को कोलाइड कराते हैं किसी तरह से। तो जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है वो स्लो हो जाता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है, वे अपनी काइनेटिक एनर्जी को लॉस कर देते हैं। तो यही चीज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा प्रोसेस है स्लो डाउन ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो ये हमारा एक आर्टिकल भी हो सकता है या ये हमारा एनसीईआरटी का एग्जांपल 6.12 है। तो इसको हम पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए हमारे पास टू मासेस m1 एंड m2 before the collision and after the collision their velocity become v1 and v2। और उससे पहले उनकी वेलोसिटी क्या थी? u1 और u2। जो m1 है वो हमारा फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन था और m2 जो है वो हमारा मॉड्यूलेटर था एट रेस्ट। तो देखते हैं कि किस तरह से काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है किसकी? फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन की। तो प्यारे बच्चों लेट्स डू द आर्टिकल। तो देखिए हम क्या करेंगे, बात करते हैं बिफोर द कोलिजन। बिफोर द कोलिजन क्या बात रही होगी? तो बिफोर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी ऑफ m1 तो वो होगा हाफ m1 u1 स्क्वायर। इसकी कोलिजन से पहले काइनेटिक एनर्जी इतनी। ओके, हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ m2 तो वो तो जीरो रहेगा क्योंकि ये क्या है? रेस्ट पे। चलिए अब हम बात करते हैं आफ्टर द कोलिजन। कोलिजन के बाद क्या रहा होगा? आफ्टर द कोलिजन तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ m1, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ m1 तो वो क्या रहेगी? हाफ m v1 स्क्वायर। ठीक है, और v1 की वैल्यू आपको मालूम है, हाफ m1 v1 की वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों? पिछले आर्टिकल में डेरिवेशन किया था, m1 माइनस m2 u1 टू
m2 u2 ओवर m1 प्लस m2। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, ये आपसे उम्मीद की जाती है। ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी ऑफ m2 हाफ m2 v2 स्क्वायर। आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी क्या है, v1 और v2, तो हाफ m2 तो एज इट इज, v2 की वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा m2 माइनस m1 u2 प्लस 2m1 u1 और m2 प्लस m1। अगर आपको v1 की वैल्यू याद है तो v2 की वैल्यू तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, बस जहां 1 है वहां 2 कर देना, जहां 2 है वहां 1। ये बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। ठीक है, ओके। अब जरा ध्यान देना, इसमें हम कंडीशन अप्लाई कर देते हैं किसकी, u2 0। u2 क्या है, 0। तो देख लीजिए, जब u2 0 हो जाएगा तो यहां से ये टर्म देखिए, हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, हाफ m1 माइनस m2 u1 अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। ये टर्म क्या हो गया, 0। ठीक है, ऐसे इधर देखिए, वी गेट हाफ m2, यहां ये पहला टर्म 0 हो जाएगा, u2 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा 2m1 u1 m1 प्लस m2 का स्क्वायर। m2 प्लस m1 लिखो या m1 प्लस m2, एक ही बात है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी m1 की आफ्टर द कोलिजन, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी आफ्टर किसकी, m2 की आफ्टर द कोलिजन। तो क्या ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए इसको और अच्छी तरह से ऐसे लिखेंगे, हाफ m1 u1 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, m1 u1 स्क्वायर ब्रैकेट में m1 माइनस m2 और m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। देख लीजिए, ऐसे ही ये आ जाएगा हाफ m2। ठीक है, और चलिए तो प्यारे बच्चों, ये हमें मिलेगा 4 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। देख लीजिए, तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी आ गई m1 की और m2 की। बस ये अलजेब्रा आपको अच्छी तरह से सीखना है। मैं अब एक बार और बता देता हूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ m1 आफ्टर द कोलिजन हाफ m1 v1 स्क्वायर और m2 की काइनेटिक एनर्जी हाफ m2 v2 स्क्वायर, क्योंकि कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या है, v1 और v2। उसके बाद प्यारे बच्चों, हाफ m1 हाफ m2 एज इट इज, हमने क्या करा, हमने वैल्यू पुट कर दी है v1 और v2 की। v1 और v2 की वैल्यू पुट करेंगे, फिर उसके बाद u2 क्या रख देंगे, 0। तो ये टर्म 0 हो जाएगा और यहां से ये टर्म 0 हो जाएगा, आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगे। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है m1 m2 की बिफोर द कोलिजन, और काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है m1 m2 की आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, तो देखिए, अब गौर कीजिए, बिफोर द कोलिजन m2 की काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0, लेकिन आफ्टर द कोलिजन हमें m2 की क्या मिली, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी मिली। तो एक बात तो क्लियर हो गई, m2 के पास काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, गेन होता है, क्योंकि पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0, और बाद में उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये है। तो यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। तो अगर m1 की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो m2 की एनर्जी बताइए क्या होगी। यहां पर m2 की काइनेटिक एनर्जी क्या हुई है, बढ़ गई है। पहले काइनेटिक एनर्जी क्या थी m2 की, 0, और बाद में काइनेटिक एनर्जी हमें मिली है। तो यानी m2 की अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है तो m1 की काइनेटिक एनर्जी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। और वो जितनी डिक्रीज हुई वो किसके पास चली गई, m2 के पास। क्लियर हो गई। तो यही हमारा प्रोसेस है। जो ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है, जब वो मॉड्यूलेटर से कोलाइड करेंगे तो
तो पहले मॉड्यूलेटर की काइनेटिक एनर्जी क्या थी 0, अब वो बढ़ चुकी है। तो m1 की काइनेटिक एनर्जी क्या हो चुकी है, डाउन हो चुकी है। ठीक है, चलिए तो लेट्स सी, बात करते हैं हम, इधर देखिए। ओके प्यारे बच्चों, तो समझते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब दो चीज हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई और कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी लॉस बाय m1, m1 की काइनेटिक एनर्जी कितनी क्या हो गई, लॉस हो गई। ठीक है, m1 की कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाती है, तो उसका फॉर्मूला हम लगाएंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ m1 बिफोर collision, okay, upon kinetic energy of m1 after collision। ये समझ लीजिए। ठीक है, m1 की कितनी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, लॉस हो गई, तो उसका कैसे पता चलेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ m1 आफ्टर द, इसमें आएगा आफ्टर द कॉलिजन। ठीक है ना, यहां आएगा आफ्टर द कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन, और यहां आएगा बिफोर कॉलिजन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देख लीजिए। तो काइनेटिक एनर्जी लॉस बाय m1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ m1 आफ्टर द कॉलिजन, तो वो क्या है, ये रही हमारी हाफ m1 u1 स्क्वायर m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ m1 बिफोर कॉलिजन, तो वो कितनी है, ये रही हाफ m1 u1 स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी लॉस बाय m1, यहां देख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी लॉस बाय m1, तो हाफ m1 u1 स्क्वायर से ये कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, वी गेट m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी लॉस बाय m1। ये जो हमारा फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है, आफ्टर द कॉलिजन इसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगी, दैट इज ये हमें मिल गया। चलिए अब हम देखेंगे m2 को कितनी काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, वो और हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आपने लिख लिया होगा, इसको मैं रब कर देता हूं। ठीक है ना, स्पेस बनाने के लिए, तो देख लीजिए। अब हम फाइंड आउट करेंगे दूसरी चीज कि काइनेटिक एनर्जी गेन बाय m2, m2 को कितनी काइनेटिक एनर्जी मिली, तो वो होगा फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी ऑफ m2 आफ्टर कॉलिजन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ m1 बिफोर कॉलिजन। ओके, तो इज इक्वल टू, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ m2 आफ्टर कॉलिजन, वो फॉर्मूला हमारे पास ये रहा, तो देख लीजिए ये कितना है, हाफ m2 4 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, ओके, अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। तो ये थी काइनेटिक एनर्जी ऑफ m2 आफ्टर द कॉलिजन, और m1 की एनर्जी बिफोर द कॉलिजन हाफ m1 u1 स्क्वायर। तो देख लीजिए हमें क्या मिलेगा। अब हमारे पास इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये वैल्यूज हम ऑलरेडी
यूटिलाइज कर चुके हैं। चलिए ओके, हाफ से हाफ कैंसिल आउट, ठीक है, u1 स्क्वायर से u1 स्क्वायर कैंसिल आउट, एक m1 से एक m1 चला जाएगा, तो ऊपर बचेगा 4m1 m2, ये बचेगा बस, ठीक है, अपॉन नीचे क्या बचेगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी गेन बाय m2 इज इक्वल टू 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी गेन बाय m2। तो कोलिजन के बाद आफ्टर द कोलिजन m1 कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस कर देगा और m2 कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। तो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या ये बात समझ में आ गई? तो इसको कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपने देखा काइनेटिक एनर्जी लॉस बाय m1 और काइनेटिक एनर्जी गेन बाय m2। तो हम इस बात को ये भी लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी लॉस बाय न्यूट्रॉन, ठीक है, और हम इसको ये भी लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी गेन बाय मॉड्यूलेटर, क्योंकि यहाँ m2 कौन है हमारा मॉड्यूलेटर, उसको कितनी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, m1 कौन है हमारा न्यूट्रॉन, उसने कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस कर दी। तो कई बार न्यूमेरिकल में हमसे काइनेटिक एनर्जी लॉस या काइनेटिक एनर्जी गेन कुछ भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो जैसे हम इसको एक तो बहुत अच्छे केस करते हैं, आई थिंक दैट ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है। तो इसको मैं रब कर देता हूं। हम ये दो मॉड्यूलेटर लेते हैं, एक ड्यूटेरियम और एक ग्रेफाइट। उसके लिए देखते हैं कि अगर फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन ड्यूटेरियम और ग्रेफाइट से कोलाइड करता है तो कितनी काइनेटिक एनर्जी उसको गेन होती है। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम बात करेंगे केस वन व्हेन न्यूट्रॉन कोलाइड विद ड्यूटेरियम। अगर हम मॉड्यूलेटर क्या ले लें, ड्यूटेरियम ले लें, ठीक है, ड्यूटेरियम को ऐसा मॉड्यूलेटर ले लेते हैं। तो हमारा जो m1 है, न्यूट्रॉन का मास हम क्या ले लेते हैं m1, ठीक है। तो जो हमारा m2 है, ठीक है, वो हमारा हो जाएगा 2m, क्योंकि जो ड्यूटेरियम होता है उसका जो मास होता है वो न्यूट्रॉन से क्या होता है, ट्वाइस होता है। ये क्लियर फैक्ट, और ये आपको याद रखना पड़ेगा। ड्यूटेरियम का जो मास होता है ये हमारा है न्यूट्रॉन। मान लीजिए आपने न्यूट्रॉन का मास क्या ले लिया m, तो जो ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम का मास न्यूट्रॉन से क्या होता है, ट्वाइस होता है। तो देखते हैं ड्यूटेरियम को कितनी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। तो काइनेटिक एनर्जी गेन बाय ड्यूटेरियम इज इक्वल टू 4, फॉर्मूला लगाते हैं, m1 की जगह क्या आ जाएगा m, m2 की जगह क्या आ जाएगा 2m अपॉन m प्लस 2m का होल स्क्वायर। तो ये हमें मिलेगा 8/9, ठीक है। m स्क्वायर से m स्क्वायर क्या हो जाएगा, देख लीजिए, 4 2 जा 8, m स्क्वायर, m और 2m 3m, तो स्क्वायर हो जाएगा यानी 8/9। तो जब आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, व्हेन यू विल कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, तो यू विल गेट 90%, ठीक है। तो ये हमारा जो आएगा काइनेटिक एनर्जी गेन बाय ड्यूटेरियम, दैट इज 90%। ओके, इसमें हम केस सेकंड एक और स्टडी करते हैं।
अगर हम न्यूट्रॉन को कोलाइड कराएं ग्रेफाइट से, when neutron collide with graphite, या कार्बन भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है, ग्रेफाइट बोलो या कार्बन बोलो, ठीक है। तो अगर हम ग्रेफाइट या कार्बन को ऐसा मॉड्यूलेटर लेते हैं, ठीक है ना, तो समझ लीजिए न्यूट्रॉन का मास अगर हम m ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारा न्यूट्रॉन हो जाएगा, न्यूट्रॉन, और m2 यानी ग्रेफाइट वो ले लेते हैं हम 12m, क्योंकि कार्बन का जो मास होता है या ग्रेफाइट का मास होता है वो 12 टाइम्स होता है न्यूट्रॉन से, ठीक है ना, कार्बन। तो काइनेटिक एनर्जी गेन बाय कार्बन, अगर हमारा फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन कार्बन से टकराए, यानी कार्बन हमारा एज अ मॉड्यूलेटर वर्क करे, तो उसको कितनी काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। तो फॉर्मूला हमारे सामने है, ये रहा 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 48 m स्क्वायर, और ये हो जाएगा 13 है, 1 और 12 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 m स्क्वायर, तो हमें मिलेगा 48/169, ठीक है। तो जब आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो यू विल गेट 2 पॉइंट, ये आपका आएगा आंसर, देख लीजिए 28.4%, ठीक है। जब आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 28 ठीक है, परसेंटेज, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना आपको आता होगा, ठीक है, तो इतना आपको मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपने देखा हाउ टू स्लो डाउन ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियर रिएक्टर बाय यूजिंग द मॉड्यूलेटर। तो सबसे पहले तो हमने फॉर्मूले निकाले कि जो न्यूट्रॉन है यानी m1, उसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगी, और दूसरा हमने देखा कि जो मॉड्यूलेटर है उसको कितनी काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी गेन बाय m2 यानी मॉड्यूलेटर, ठीक है। तो हमने अलग अलग दो केस लिए, एक बार मॉड्यूलेटर लिया ड्यूटेरियम, ठीक है, एक बार तो हमने ड्यूटेरियम को मॉड्यूलेटर लिया, और एक बार हमने कार्बन को मॉड्यूलेटर लिया। तो यहां जब हम फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को ड्यूटेरियम से कोलाइड कराते हैं, ठीक है, तो ड्यूटेरियम को कितनी काइनेटिक एनर्जी मिली, 90%, ठीक है। और जब हमने न्यूट्रॉन को कार्बन से कोलाइड कराया, कार्बन को मॉड्यूलेटर बना दिया, तो उसको कार्बन को कितनी काइनेटिक एनर्जी मिली, 28.4, ठीक है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किसने ज्यादा फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को रोका, ड्यूटेरियम ने या कार्बन ने? इसने ज्यादा काइनेटिक एनर्जी ले ली, न्यूट्रॉन से 90% खींच ली, और यहां उसने 28.4 ले, ठीक है। तो सोचिए किसने फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को ज्यादा रोक दिया होगा। ओके प्यारे बच्चों, तो दिस इज द एप्लीकेशन, या आप एग्जाम्पल बोल सकते हैं, ठीक है, ये हमारा हो चुका है।